Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कथाकार शशि भूषण बडोनी की कहानी इमरजेंसी ड्यूटी। रविवार होने के कारण उस दिन वह इत्मीनान से सोकर उठा। छुट्टी के दिन उसे कमरे में समय बहुत लंबा मालूम हो रहा था। रोज के घरेलू काम निपटाने के बाद कमरे में अकेलेपन से जूझते हुए उसे अजीब सी बोरियत महसूस हो रही थी। अन्य दिनों तो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय अस्पताल की ड्यूटी की भीड़ निपटाने में पता ही नहीं चलता। रोगियों की भीड़ भाड़ में कभी डिस्पेंसरी के दवा काउंटर पर, कभी इंजेक्शन काउंटर पर, कभी इमरजेंसी ड्यूटी रूम में काम करने पर समय का आभास ही नहीं होता, बल्कि कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन आज जब अवकाश है तो सोचने का समय अधिक मिल रहा है। इधर पिछले लगभग 1 साल से वह अकेला ही इस पर्यटन नगरी में रह रहा था। कोई ठीक ठाक आवास उचित किराए पर न मिल पाने के कारण वह अपने साथ परिवार भी नहीं रख पा रहा था। कमरे में दैनिक जरूरी काम काज जैसे नहाना धोना, कपड़ों की सफाई, किचन का काम, नाश्ता आदि बनाने खाने के उपरांत थोड़ी देर पढ़ने का भी समय मिलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कमरे में सन्नाटा पसरता जा रहा है। तो उसने यह सोचकर कि आखिर कब तक वह यूं ही चुपचाप बैठा रहे, यह सोचकर वह कमरे से बाहर निकल ही पड़ा। खाली खाली सा माल रोड पर टहलते हुए वह सोचने लगा, अभी पिछले साल ही तो वह इस खूबसूरत पर्यटन नगरी मसूरी में ट्रांसफ़र होकर आया था। उसे जब यहाँ के लिए ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला था तो एक बार तो यह सोचकर अच्छा लगा था कि प्रकृति के असीम सौंदर्य से भरपूर इस मशहूर पहाड़ों की रानी में रहने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। अच्छा है, लेकिन गृहस्थी की जिम्मेदारियों के कारण बहुत सारे व्यवधान भी नजर आने लगे थे। अपनी अस्वस्थ माँ के बारे में, यहाँ की ठंडी जलवायु, हाई एल्टीट्यूड आदि कई अन्य परेशानियों को लेकर उसने अपने अन्य साथियों की तरह ट्रांसफ़र रुकवाने की भी जी तोड़ कोशिश की थी, पर पता चला कि वहाँ तो हाई रेट तय हो रहे थे। कई अन्य साथी जिनकी जेबें भारी थी, शायद उन्होंने अपना ट्रांसफ़र रुकवाकर अपनी मनचाही जगहों पर करवा लिया था, और उसने तब अपनी हल्की जेब को देखते हुए यहाँ के लिए प्रस्थान किया था। इस सुंदर पर्यटक नगरी के आकर्षण का पट्टाक्षेप अब हो गया था। उसे यह भी समझ आने लगा था कि इस तरह के पर्यटक स्थल केवल घूमने फिरने, छुट्टियां बिताने के लिए तो ठीक है, लेकिन हमेशा रहने के लिए यहाँ अनेक मुसीबतों से रूबरू होना था। उससे कई महीनों तक यहाँ रहने के बाद भी उसकी एक आवास की मूलभूत समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का जादू वास्तव में मन विभोर कर देता था। वह कई बार इस नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से अभिभूत हो जाता था, लेकिन जल्दी ही वह कल्पना की इस दुनिया में विचरने के बाद यथार्थ के धरातल पर अपने को पाता। दरअसल यहाँ आने के कई दिन बाद तक जब सरकारी आवास नहीं मिल पाया तो कई दिन होटल में गुजारने के बाद, कई दिन एक सहकर्मी के आग्रह पर उसके साथ और उसके कमरे में साथ रहने के बाद भी कोई किराए पर भी आवास नहीं मिल पाया था। बहुत मशक्क़त के बाद एक कमरा ऑफ सीजन के लिए किराए पर इस शर्त पर मिल पाया था कि सीजन शुरू होते ही गर्मियों में खाली करना पड़ सकता है। उस शर्त के कारण बच्चे और माँ को अपने साथ रख पाने में असमर्थ था। उसे दरअसल अपने आवास की समस्या इसलिए भी बहुत विडंबना भरी लगती कि इस अंग्रेज़ों की बसाई नगरी में अभी भी वही सामंतशाही के चिन्ह मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा सोचने को उसे यह बात मजबूर करती कि 15-15 कमरों की कोठियाँ एक चौकीदार या केयर टेकर के भरोसे रखी हैं और खाली पड़ी हैं। उसके मालिक धन्ना सेठ अधिकांश दिल्ली या चंडीगढ़ में रह रहे होते हैं, जो केवल 1 आध महीने के लिए 15-20 दिनों के लिए गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने यहाँ आते हैं और साल भर खाली उन्हीं केयर टेकर की रखवाली में खाली पड़े रहते हैं, और एक हम जैसे सरकारी सेवा में कार्यरत होने के बावजूद दर दर आवास के लिए भटकते रहते हैं। वह समाज की इस बहुत बड़ी खाई के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता। एक ऐसा वर्ग जिसके कई कई शहरों में कई आलीशान कोठियां हैं, और एक दूसरा वर्ग भी। उस दिन काफ़ी देर तक वह माल रोड पर यूं ही घूमता रहा था।
माँ की अस्वस्थता का ख्याल आने पर उसने एक पब्लिक बूथ से घर फ़ोन किया। फ़ोन पर पत्नी मायूसी से बता रही थी कि माँ की तबीयत आजकल फिर ठीक नहीं, यदि हो सके तो कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाओ। उसे तब घूमते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वास्तव में जब तक मन में शांत विचार न हो, सुकून न हो, तब तक बाहरी आकर्षण या किसी भी खुशी में शामिल हो पाना नामुमकिन ही होता है। उस समय वह मन में घर जाने के लिए छुट्टियों की स्वीकृति के बारे में विचार करने लगा। कुछ देर यूं ही बेबात बेहाल सा घूमते हुए वह एक सड़क के किनारे बने पत्थर की एक बेंच पर बैठ गया। वह साल का पहला दिन था। कुछ सैलानी आपसी बातचीत कर रहे थे। वह कह रहा था, कल रात यूं ही पूरी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने में गुजर गई यार। ड्रिंक बहुत ओवर हो गया था। यहाँ होटलों में इतना अधिक रश हो गया था कि हमें 3,000 रुपये एक कमरे के रात भर के देने पड़े। दूसरा पर्यटक कुछ यूं बता रहा था, अब तुम्हें तो सस्ता मिला यार, मेरे तो 5,000 फूक गए। अभी हैंगओवर भी हो रहा है। तभी उनमें से एक सैलानी ने एक रिक्शे वाले को आवाज़ देकर बुलाया, हाँ भैया, किताबघर चलोगे? कितना लोगे? 10 रुपये पर सवारी साहब, पर आप 2 हैं तो 15 दे देना। 15 नहीं यार, 10 रुपये मिलेंगे, चलना है तो चलो। कितनी बड़ी विडम्बना ही थी। ड्रिंक पर हज़ारों रुपये फूकने की बात कह रहे हैं, लेकिन रिक्शे वाले से 5-10 रुपये कम करने को लेकर झक मार रहे हैं। उसके सामने फिर माँ का चेहरा घूमने लगा था। कितना मजबूर है वह भी कि अपनी बीमार माँ की सेवा शुश्रूषा देखभाल कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वह अगले दिन घर जाने के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन देना ही चाहता था कि तभी वहाँ उपस्थित उनके अधीक्षक महोदय ने उसको पहले ही छुट्टी देने से साफ इनकार कर दिया। उसने उन्हें अपनी बीमार माँ के बारे में बताना भी चाहा, लेकिन अधीक्षक साहब तब बहुत ही मृदु भाषा में राजनीतिक ढंग से समझाने लगे थे। देखो सुरेश, अभी अभी सूचना मिली है कि यहाँ मसूरी में हेल्थ मिनिस्टर भ्रमण पर आ रहे हैं। तुम्हारी ड्यूटी उनके साथ देहरादून से ही फिक्स कर दी गई है। अब तुम्हें पता ही है, हम भी इसे चेंज नहीं कर सकते। वीआईपी ड्यूटी कितनी भारी इमरजेंसी ड्यूटी से भी बड़ी मानी जाती है। पिछली बार डॉक्टर टंडन साहब के साथ का याद है? वह यह सुनकर उल्टे पैर वापस हो गया था। हालांकि इस वीआईपी की इमरजेंसी से भी बढ़कर ड्यूटी में इन बड़े नेताओं के पीछे पीछे घूमना वह हमेशा ही एक व्यर्थ की ड्यूटी मानता रहा था। उस दिन भी वह दिन भर मंत्री जी के साथ वीआईपी ड्यूटी करता रहा था। मसूरी के विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर लुत्फ उठा रहे थे सभी लोग। उनकी मेडिकल टीम भी उनकी फ्लैट के पीछे पीछे घूमते जा रहे थे। टीम शाम को वापस अस्पताल पहुंची तो पता चला कि एक इमरजेंसी का एक्सीडेंट केस, सिर पर गंभीर चोट, हेड इंजरी का कुछ देर पहले ही अस्पताल में पहुंचा था। लेकिन स्पेशलिस्ट सर्जन की ड्यूटी तो हमारी मेडिकल टीम में लगी थी। रोगी को देहरादून रेफर कर दिया गया था, लेकिन रोगी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। वह तब उस घटना के बारे में सोचकर बहुत देर तक उस ड्यूटी की सार्थकता के बारे में सोचता रहा। अस्पताल के कमरे की ओर लौटते हुए वह फ़ोन बूथ की ओर लपका। घर में माँ के स्वास्थ्य की चिंता उसे लगातार महसूस हो रही थी। टेलीफोन पर पत्नी सिसक कर रुआंसे स्वर में बता रही थी कि कैसे माँ की हालत अचानक बिगड़ गई थी और रात में उन्हें कैसे अस्पताल ले जाना पड़ा था। रात में ही 10-12 बोतलें सलाइन ग्लूकोज चढ़ी थी। वह बता रही थी, आप जितना जल्दी आ सकते हैं आ जाइए। डॉक्टर जोशी बता रहे थे कि उम्मीद थोड़ा कम है। टेलीफोन पर पत्नी के सिसकने का स्वर सुरेश को साफ साफ सुनाई दे रहा था। वह तुरंत तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके जेहन में अभी तक इमरजेंसी ड्यूटी का खौफ बना हुआ था।